नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की थ्योरी जो कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो सीटेट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, केवीएस हो, एसटेट हो, बीटेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चंस आपको पियाजे की थ्योरी से देखने को मिलेंगे क्योंकि पियाजे की थ्योरी चाइल्ड साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। तो इस वीडियो में मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पियाजे ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेजेस और उस स्टेजेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं कॉग्निटिव से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, जीन पियाजे जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत वर्क किया था बच्चों के ऊपर। और उन्होंने एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि ये कहते थे कि बच्चा क्या करता है, नॉलेज को क्रिएट करता है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कोट दिया था जिसको कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि व्हेन यू टीच अ चाइल्ड समथिंग, what you do basically, you take away forever his chance of discovering it for himself। यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं ना, मतलब बच्चे को कुछ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बच्चा जो खुद को चांस देता सीखने का, खुद से डिस्कवर करने का नॉलेज को, वो चांस आप बच्चे से छीन लेते हैं जब भी अगर आप बच्चे को कुछ खुद से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीन पियाजे ये कहना चाहते थे कि हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखे, समझे और खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। तो इसीलिए जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो यही बताती है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है जब वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन अपनी थ्योरी जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने जो अपने स्टेजेस दिए थे ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो बेसिकली 4 स्टेजेस थे और ये सारे स्टेजेस आपको नाम इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए विद एज कि कितने से कितने साल के बच्चे किस स्टेज में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक है सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 से 2 साल की एज होती है, ध्यान रखिएगा। इसी के बाद जो नेक्स्ट है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल की एज होती है। इसी प्रकार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 साल के बाद से लेकर के अडल्टहुड तक होती है। और मेनली जो भी मेजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे होने होते हैं वो अडल्टहुड तक ही होते हैं, जो भी हमारे मेजर चीज़ें होनी होती हैं। उसके बाद जो होता है बाकी हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं पूरी लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्किल्स, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे ब्रेन में होने चाहिए, उससे रिलेटेड सारे फंक्शन जो होते हैं वो अडल्टहुड तक हमारे डेवलप हो जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट इन्होंने स्टेजेस बताए थे: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। आपको ये सारे के सारे स्टेजेस इसी ऑर्डर में याद करने हैं विद एज, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई बताइए प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस एज तक के बच्चे आते हैं, या किस से लेकर के किस एज तक के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको अगर ये याद होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज को, कि भाई सेंसरी मोटर स्टेज क्या कहती है। सबसे पहले जो नाम है ना इसका, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चे का मोटर डेवलपमेंट तेजी से होता है। और बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट आई होप आप समझते होंगे, बच्चे के जो मसल्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। और साथ के साथ जो सेंसरीज होती हैं, यानी कि सेंसरीज क्या होती हैं, आइज, नोज, स्किन, टंग, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हमारे सेंसर्स होते हैं। तो इन्हीं सेंसर्स के थ्रू क्या होता है कि बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे? जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखता है तो कैसे देखता है, आइज़ के थ्रू। आवाज़ों को सुनता है कैसे, ईयर के थ्रू। स्मेल करता है नोज से, चीज़ों को टेस्ट करता है अपने टंग से। तो इन सब के थ्रू वो क्या कर रहा है, अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो अपने ब्रेन में भेज रहा है और एक स्कीमा फॉर्मेशन कर रहा है। स्कीमा फॉर्मेशन आई होप आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने सारी बातें डिटेल में डिस्कस की थी। तो क्योंकि बच्चा इस स्टेज में अपने सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट तो इतना होता नहीं जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेगा। हाँ, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है और सेंसेस के थ्रू वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता है। इसीलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे सेंसेशन, अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था, 0 से लेकर के 2 साल की जो एज होती है वो सेंसरी मोटर की स्टेज होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको हम समझते हैं। देखिए पहला जो इसमें आप देखेंगे, स्टार्टिंग का जो 1 मंथ होता है, ये बेसिकली स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है। अब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप होती हैं।
जैसे कि अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो आपने नोटिस किया होगा या आपने भी देखा होगा, हमारी जो आँख होती है उसकी जो पलक होती है वो अपने आप झपकती रहती है। जो हमारी पलकें होती हैं अपने आप झपकती हैं। इसमें हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी होता है कि भाई कितनी बार झपकनी है 1 मिनट में, इस पे हम कंट्रोल करते हैं। हमारा हार्ट ऑटोमेटिक बीट कर रहा है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं जो अपने आप होती हैं, है ना? फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से कोई सांड आपके सामने आ जाए, ठीक है? जो कि बहुत ही खतरनाक है और उससे आपको खतरा है। तो आपका तुरंत क्या एक्शन होता है? आप खुद को बचाते हैं। तो आपने ज़्यादा सोचा नहीं, सेकंड में खुद को बचाने की कोशिश की। वो एक एग्जांपल हो गया रिफ्लेक्स एक्टिविटी का। मान के चलिए घर में रसोई में एक गरम पतीला रखा है और गलती से आपने अपना हाथ उस पे रख दिया। हाथ रखते ही जैसे आपको गर्मी लगेगी आप तुरंत अपने हाथ को खींच लेंगे। आपने क्या किया? ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड किया। तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हो जाती है। अब 1 महीने तक का बच्चा जो होता है बेसिकली वो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ब बच्चा बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है जिसका कंट्रोल बच्चे पे खुद भी नहीं होता, है ना? जैसे कि सकिंग हो गया, एक हम पढ़ते हैं बेबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है। ये कुछ ऐसी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब इसका रीज़न क्या होता है कि 1 महीने तक बच्चा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि 1 महीने तक अगर आप देखेंगे तो हमारे ब्रेन में ब्रेन जो हमारा पूरा सेंस ऑर्गन होता है उसका एक पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा डेवलप होता है बजाय बच्चे के जो बच्चे का मेन ब्रेन होता है उसके। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका ब्रेन डेवलप होता है और बच्चा अब धीरे धीरे वॉलेंट्री एक्शंस मतलब कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कम कर देता है और वॉलेंट्री एक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस बच्चा करता है 1 से लेकर के 4 महीने तक की एज में। अब ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस क्या होते हैं? प्राइमरी रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की बॉडी से रिलेटेड होता है और सर्कुलर मतलब कि रिपीट करता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अपनी बॉडीज़ को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस देता है, जैसे कि अपने ही अंगूठे को चूसना, ठीक है? अपने ही उंगलियों को चूसना, चाहे वो पैर के अंगूठे हों या कुछ भी हो। मतलब अपने ही बॉडी से रिलेटेड वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है बजाय कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे। अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे कम फोकस करता है, उसका ज़्यादातर ध्यान अपनी उंगलियों पर होता है, अपनी उंगलियों को ही देखता रहता है, अपने अंगूठे को चूसता रहता है। और क्योंकि वो बार बार इस एक्टिविटीज़ को कर रहा है तो ये प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो जाता है। इन द सेम वे नेक्स्ट इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो कि 4 से 8 महीने के बीच में होता है। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा अपनी बॉडी पर फोकस नहीं करता, अपने इन्वायरमेंट में देखता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और उसी को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, उसको बार बार मुंह में लेता है, ठीक है? तो इस प्रकार के वो एक्शंस बार बार करता है। क्यों? क्योंकि वो अब अपनी बॉडी पे नहीं अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो ये सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ये सर्कुलर क्यों है? सर्कुलर इसलिए है क्योंकि बच्चा बार बार करता है। जब कोई एक्टिविटी बार बार कर रहा है तो सर्कुलर हो जाएगा। और सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि वो अपने आसपास इन्वायरमेंट की चीज़ों को अब वो देख रहा है, अपने आसपास की चीज़ों को उलट फेर करेगा, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, उनसे खेलेगा, बार बार वो एक्शंस करता रहता है। तो ये 4 से 8 महीने का बच्चा ये चीज़ें करता है। 8 से 12 महीने का बच्चा क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। अब क्योंकि बच्चा 8 से 12 महीने में बहुत सारे स्कीमा डेवलप कर लेता है अपने दिमाग में और अब क्या करता है? बच्चा अपने एक स्कीमा का इस्तेमाल दूसरे स्कीमा में करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे में अगर अपने अंगूठे को चूसने का एक सकिंग स्कीमा है तो बच्चा इसी स्कीमा का इस्तेमाल बाकी चीज़ों को चूसने में भी करता है। या फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर मान के चलिए बोतल से दूध पीता है तो बच्चा जैसे ही दूध की बोतल को देखता है तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पीने लगता है। अगर बच्चा उसी प्रकार की किसी और चीज़ को भी देखता है तब भी वो सेम एक्शंस करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक स्कीमा की चीज़ों को दूसरी सिचुएशन में जनरलाइज करना सीख लिया। तो एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा जो कि 8 से 12 महीने के बीच में होता है। नेक्स्ट इज टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस जो कि 12 से 18 महीने के बीच में होता है। टर्शियरी का मतलब ये होता है कि बच्चा क्योंकि सर्कुलर रिएक्शन है, सर्कुलर रिएक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया जो बच्चा बार बार करता है। अब टर्शियरी का मतलब ये है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ ही खेल रहा है, लेकिन अब बच्चे का यहाँ पे पर्पस बदल गया है। बच्चे का मेन पर्पस ये नहीं है कि उसको उससे मतलब खाना है या चूसना है, ये मेन पर्पस नहीं होता, बल्कि बच्चा अब उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि भाई ये चीज़ क्या है। उनको उलट पुलट के देखेगा, इधर उधर देखेगा, खेलेगा थोड़ी देर और समझेगा कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। ठीक है, एग्जाम्पल है टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस का। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक थॉट जो कि 18 से 24 महीने के बच्चे में होता है।
सिंबॉलिक थॉट का मतलब ये होता है कि बच्चा अब, क्योंकि बच्चे में हमने अभी देखा स्कीमा डेवलप होना शुरू हो जाता है, और स्कीमा डेवलप होने के साथ साथ बच्चा अब क्या करता है, सिंबॉलिक थॉट करता है। बच्चे अपने स्कीमा में सिंबल्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास की चीज़ों के लिए वो सिंबल फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक थॉट बच्चा 18 से 24 महीने की एज में करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलप होती है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक बार और समझा देता हूँ आपको। सेंसरी मोटर स्टेज में जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो 9 महीने के बाद बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अब ये चीज़ समझता है कि कोई वस्तु जो है वो उसके सामने हो या ना हो, उसका अस्तित्व बना रहता है ना। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए कि अगर अभी हमें दिन में सूरज दिखाई देता है तो रात के समय सूरज छिप जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूरज हमेशा के लिए खत्म ही होगा, इस दुनिया से वापस नहीं आएगा, नहीं, वो अगले दिन फिर सुबह आ जाएगा। तो इस बात की समझ कि सूरज भी परमानेंट है, अगर अभी रात को ढल गया है तो अगले दिन फिर आएगा, ये एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। इन द सेम वे बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को लेकर भी ऑब्जेक्ट परमानेंस लेकर आते हैं 9 महीने के बाद। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए ये बच्चा अगर गेंद से खेल रहा है और अगर मैं इस बच्चे की गेंद को छुपा दूं, तो अगर बच्चा 9 महीने का हो चुका है या उससे ऊपर का है तो बच्चा क्या करेगा, इस गेंद को खोजने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये वस्तु अगर मेरे नज़रों के सामने नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं तो ज़रूर है जिसको मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन बच्चा अगर 9 महीने से छोटा है तो बच्चा कोई एक्शन नहीं करेगा, उसको लगेगा कि शायद वो वस्तु अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एक एग्जाम्पल होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। यह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि मेनली 2 से लेकर के 7 साल की हमें एज में देखने को मिलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पे मेंटल ऑपरेशंस करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे पहले की स्टेज ये है। प्री ऑपरेशनल का मतलब मेन ऑपरेशंस जो बच्चा करता है उससे पहले की स्टेज। अब ऑपरेशंस का मतलब मैं यहाँ पे किस तरह के मेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल थिंकिंग में जैसे लॉजिकल थिंकिंग हो गया, एक मेंटल ऑपरेशन होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, कंक्रीट थिंकिंग हो गया, कुछ ऐसे थिंकिंग होते हैं जो कि एक तरीके से मेंटल ऑपरेशंस हमारे कहलाते हैं, और ये उससे पहले की स्टेज है। अब इसमें भी आप देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 7 साल की जो एज होती है वही कहलाती है। और इसमें भी हम 2 हिस्सों में इसको बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है प्री कंसेप्चुअल पीरियड, जो कि 2 से 4 साल की एज होती है, एंड इंट्यूटिव पीरियड, जो कि 4 से 7 साल की एज होती है। बात करूं मैं प्री कंसेप्चुअल पीरियड की, तो प्री कंसेप्चुअल का मतलब ये कि बच्चा कंसेप्ट फॉर्मेशन से पहले की स्टेज में है। कंसेप्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी चीज़ को लेकर जब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो हम दिमाग में उसको लेकर कंसेप्ट डेवलप करते हैं, या स्कीमा कह लीजिए। स्कीमा थोड़ा सा मॉडिफाइंग फॉर्म होता है कंसेप्ट का। कंसेप्ट एक तरीके से हमारे पास जब कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ को लेकर के, तो कंसेप्ट फॉर्मेशन होता है। अब कंसेप्ट कैसे फॉर्म होता है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन या तो सिंबल के रूप में स्टोर करते हैं अपने पास, या साइन के रूप में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर बच्चा किताबों में सेब देखता है या अनार देखता है, मान के चलिए अगर बच्चा अनार देख लेता है, मान के चलिए कि भाई उसने अनार देखा किताब में। अब हमने बच्चे को बता दिया कि ये क्या है, अनार है। अब बच्चे ने क्या किया, दिमाग में उसके लिए एक सिंबल बना लिया अनार। अब जब वो अपने आसपास सच में अनार देखेगा तो वो उसको देख के बोलेगा ये अनार है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने उसकी इमेज बना ली थी और बच्चे को पता था कि ये अनार है। अब मान के जब हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे को अ से अनार पढ़ाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चे में अनार, जो कि सिंबल उसके दिमाग में था, उसके लिए एक साइन डेवलप करवा रहे हैं, वो है जो कि एक लिखित रूप में होता है, वो हम बच्चे में डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चा अब क्या कर रहा है, साइन डेवलप कर रहा है। अब बच्चा मान के चलिए कहीं कुछ पढ़ता है बोर्ड पे, बहुत सारे अक्षर हैं जिसमें से वो को पहचान लेता है कि भाई ये तो से अनार है। ऐसा क्यों कर पाया बच्चा? क्योंकि बच्चे ने को एक कंसेप्ट दिमाग में बना लिया था अनार के रूप में। हो सकता है बच्चा को देख के अपने दिमाग में अनार लेकर आ जाए कि भाई अनार। तो ये एक तरीका होता है, सिंबल एंड साइन के रूप में बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे कंसेप्ट फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेशन से पहले की स्टेज में वो बहुत सारे सिंबल्स एंड साइंस अपने दिमाग में इकट्ठा करते रहता है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में फिर वो कंसेप्चुअल पीरियड में जब बच्चा आएगा, जब हम देखेंगे आगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो कंसेप्ट डेवलप करेगा। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड में क्या होता है, इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 साल की एज होती है। इसमें बेसिकली बच्चा कुछ मेंटल ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हाँ
उस मेंटल ऑपरेशंस के पीछे जो प्रिंसिपल्स छुपे होते हैं वो बच्चे को नहीं पता होते। जैसे 4 से 7 साल का बच्चा जनरली ये चीज़ें समझता है। जब हम बच्चे को एडिशन सिखाते हैं तो बच्चा एडिशन सीख जाता है, जैसे कि 2 जमा 2 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, बच्चे को इसके पीछे का बेसिक प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो ये ज़रूर समझ रहा है कि हाँ 2 जमा 2 4 होती हैं, क्योंकि आपने बच्चे को ये चीज़ ऑब्जेक्ट के माध्यम से बेशक करके दिखा दी। लेकिन फिर भी बच्चे में एक प्रिंसिपल डेवलपमेंट नहीं हो पाता इन चीज़ों को लेकर के कि भाई ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक लॉजिक बच्चे में नहीं होता, बच्चा सिस्टमैटिक रूप से नहीं सोचता। फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो हमें सिस्टमैटिक प्लान बनाना होता है वो बच्चा नहीं कर पाएगा इस स्टेज में, क्योंकि बच्चा सिस्टमैटिक लॉजिक ही नहीं करता, तो बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाएगा। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशंस मतलब कि ये सारी चीज़ें बच्चों में इस स्टेज में बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल एनिमिज्म, बच्चे में एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का मतलब बच्चा समझता है उसके आसपास की चीज़ें जो होती हैं वो लिविंग होती है, उनमें जान होती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं, इस प्रकार से खेलते हैं जैसे कि वो सचमुच में कोई जीवित हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि बच्चा अपने टॉय को खाना भी खिलाता हो, उसको नहला देता हो, उसको लगता है कि वो सही जीवित है, एनिमिज्म है बच्चे में। इसी प्रकार से बच्चे में होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस ऐसी होती है कि बच्चा खुद को सेंटर में रखता है, उसको लगता है कि मैं जैसे सोच रहा हूँ पूरी दुनिया वैसे सोच रही है। तो बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म यहाँ देखने को मिलता है। एंड इसी प्रकार से बच्चे में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब बच्चा जिस प्रकार से सोच रहा है उसको उल्टा करके सोचना। ये सारे कंसेप्ट मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आते, आप लास्ट वाला लेक्चर देखिए, वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज होती है 7 से 12 साल की एज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा इसमें कंक्रीट थिंकिंग करता है। अभी कंक्रीट थिंकिंग का क्या मतलब है? कंक्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके आसपास हैं, मतलब उसके आसपास मौजूद हैं। अगर बच्चे के सामने 2 गेंद हैं तो बच्चा उस गेंद के बारे में सोचेगा। हो सकता है बच्चा उन दोनों गेंद को आपस में कंपेयर करने लगे, उनमें डिफरेंस करने लगे, उनकी लंबाई चौड़ाई इनको समझने लगे, ठीक है, उनके कलर्स को समझने लगे, अंतर करने लगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने वो दोनों गेंद है, तभी बच्चा वो कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा कंक्रीट थिंकिंग करता है। कंक्रीट थिंकिंग का मतलब ये है कि बच्चे के सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो बच्चा उसके बारे में थिंकिंग करेगा। इसीलिए जब बच्चा इस स्टेज में होता है 7 से 12 साल की एज में, इसीलिए कहा जाता है कि टीचर भी अगर कोई कुछ पढ़ा रहे हैं ना, तो जितना संभव हो सके बच्चे के सामने वो चीज़ें हो करके दिखाए टीचर, प्रैक्टिकल करके दिखाए, मॉडल प्रेजेंट करे, जिससे कि बच्चा कंक्रीट थिंकिंग कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस स्टेज में क्या क्या डेवलप हो जाता है। बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाता है, पलटावी का गुण आ जाता है। बच्चा समझ सकता है कि भाई अगर 4 गुना 2 8 है, तो इसी प्रकार 8 भाग 2 4 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? एग्जाम्पल है पलटावी का, कि बच्चा ये चीज़ें समझ पाता है। इसके अलावा बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन मैंने बताया था, मैं आपको दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि सारे कंसेप्ट कंजर्वेशन, डिसेंटरिंग, रिवर्सिबिलिटी, ये सब मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम अपना टाइम बचाएं, इस कंसेप्ट को दोबारा डिटेल में ना समझें। उसके लिए मैं कहूँगा वही वीडियो देखें अच्छे से, वहाँ मैंने डिटेल में समझा रखा है इस चीज़ों को। अब कंजर्वेशन मतलब बच्चा समझ जाता है कि किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में परिवर्तन करने से उसकी मात्रा में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट है। इसके अलावा बच्चा डिसेंटरिंग डेवलप कर लेता है। डिसेंटरिंग मतलब ईगोसेंट्रिज्म तो हमने देखा बच्चे में होता है कि बच्चा अपने आप को सेंटर में रख के सोचता है, लेकिन इसका अपोजिट कि बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने लगे, वो डिसेंटरिंग कहलाती है। तो बच्चा डिसेंटरिंग डेवलप कर लेता है। रिलेशन, बच्चा अपने आसपास की अलग अलग वस्तु के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर उसके सामने 3 किताबें रखी हैं अलग अलग साइज़ की, तो हो सकता है बच्चा एक रिलेशन बना पा रहा है कि भाई छोटी, बड़ी और सबसे बड़ी, ये एक रिलेशन हो गया है ना। या 3 अलग अलग आकार की किताबें हैं तो पतली, मोटी, सबसे मोटी, इस प्रकार से एक रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन भी बच्चा करना सीख जाता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ें क्लासीफाई करना सीख जाएगा। कैसे? हो सकता है बच्चा क्लासिफिकेशन करे लिविंग, नॉन लिविंग में, हो सकता है बच्चा क्लासिफिकेशन करे एनिमल्स एंड बर्ड्स में। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करना बच्चा सीख जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इसके अलावा एक चीज़ बच्चे में होती है, वो होती है नॉट एबल टू सॉल्व वर्बल प्रॉब्लम्स। बच्चा वर्बल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, बच्चा वही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा जो उसके सामने होगी। जैसे कि मैंने कहा ना, कंक्रीट थिंकिंग, बच्चा कंक्रीट थिंकिंग कर पाता है। कंक्रीट थिंकिंग करने का मतलब ये है कि अगर बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट है
तो बच्चा उसके बारे में सोच पाएगा, अदरवाइज बच्चा नहीं सोच पाएगा। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए बच्चे के सामने मैंने ये 3 फुटबॉल रखे हैं। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं ये तीनों फुटबॉल जो हैं ये अलग अलग आकार के हैं। मैंने इन तीनों फुटबॉल के नाम रख रखे हैं ए, बी एंड सी। पहला जो फुटबॉल ए है आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है, बी सबसे छोटा है और सी जो है वो मीडियम साइज़ का है। कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये 3 फुटबॉल हैं, और अगर मैं बच्चे से पूछूं कि बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है, तो बच्चा इनको देख करके आसानी से बता देगा। लेकिन मान के चलिए मैं बच्चों के सामने ये ऑब्जेक्ट ना रखूं और सिर्फ मैं कह दूं कि भाई 3 फुटबॉल ए, बी और सी है। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, बच्चे को वर्बली बता रहा हूँ, वो तो मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन मैं अगर ये चीज़ वर्बली बच्चे को कहूँ कि ए, बी, सी 3 गेंद है, ए सबसे बड़ा है, सी उससे छोटा है और बी सबसे छोटा है, बताओ सबसे छोटा फुटबॉल कौन सा है, सबसे बड़ा फुटबॉल कौन सा। कुछ इस प्रकार से वर्बल प्रॉब्लम दे दूं तो बच्चा इस वर्बल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा, बच्चा सिर्फ उन्हीं को सॉल्व कर पाएगा जो बच्चे के सामने होगी। तो ये था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड द लीस्ट, लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा फॉर्मल थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा अब सब तरह की थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में तो कंक्रीट थिंकिंग, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो हमने देख ही लिया कि बच्चे में मेजर सारे जो थिंकिंग प्रोसेस होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो होता है वो कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा अब इस प्रकार की थिंकिंग करता है जो कि कंक्रीट नहीं होती। मतलब उसके सामने अगर कोई वस्तु है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तभी सोच पाएगा, अब बच्चा उसके सामने नहीं है तब भी सोच पाता है। तभी इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे को हम कोई एग्जाम्पल, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करा सकते हैं जो बच्चे के सामने ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चों को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाना है तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा कर पा रहा है, मैं सोलर सिस्टम समझा सकता हूँ। मैं समझा सकता हूँ कि बच्चा कि कैसे मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, इसी प्रकार से जो अर्थ है वो सन की चारों तरफ रोटेशन करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, और यहाँ पे बच्चा क्या है कि इस चीज़ को समझ भी पाएगा क्योंकि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। नेक्स्ट इज सिस्टमेटाइजेशन। सिस्टमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि बच्चा अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिकली सोचना शुरू कर देता है। कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ पाता है कि मुझे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और इस प्रकार से बच्चा सिस्टमैटिक थिंकिंग करता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटाइजेशन। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस निकालता है कि भाई इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी। जैसे आप और हम ही होते हैं कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसा थोड़ी कि हम एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। हम पहले 4-5 सॉल्यूशंस ढूंढते हैं जो कि हाइपोथेटिकल होते हैं, और फिर हम हर एक सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और फिर हम पाते हैं कि उनमें से कोई एक सॉल्यूशन होता है जो कि उस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व कर पाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं कि भाई ये और ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, फिर हम उस पर पहुंचते हैं फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा होता है। तो इस प्रकार से बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ये कुछ चीज़ें कर पाता है। तो ये था पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आई होप आप समझ पाए होंगे। सारी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। इससे रिलेटेड किसी तरह कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी हमें फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।